नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो आज के इस सेशन में हम DSSD PGT आर्ट 2015 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 to 25 सॉल्व करेंगे। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करवाते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे चीज़ों को, वैसे वैसे आप भी हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलें। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं 2-4 बातें और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर हम इस सीक्वेंस से सॉल्व कर रहे हैं कि हम कोई भी जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शंस हैं हम सभी को एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। हम सभी का जो एक डिस्कशन है, सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते चल रहे हैं बेसिकली। तो अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं और कई बार ऑप्शंस भी, मतलब अगर 4 ऑप्शंस में भी अगर 4 आर्टिस्ट के नाम दे देता है तो हम ये देखते हैं कि अब उनके ऊपर भी हमको बात करनी होती है। तो क्या होता है कि जो सीक्वल होता है ये प्रोसेस थोड़ा खिंच जाता है। अभी लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 था, आई रिमेम्बर वेल। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो क्वेश्चन था उसमें 4 आर्टिस्ट दे रखे थे और जो हमारा वीडियो था वो 50 मिनट तक खिंच गया था। तो अब क्या होता है कि अब हर क्वेश्चन अलग है। एक क्वेश्चन आर्किटेक्चर से आ रहा है, देन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पेंटिंग पर शिफ्ट हो रहा है, देन फोक आर्ट पे शिफ्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट है, वेरिएशंस ऑफ टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो है वीडियो को या तो 15 मिनट्स के गैप पे देखिए, या तो 15 मिनट देख लीजिए, या फिर 30 मिनट देख लीजिए। सो दैट क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप दोबारा उसको जो है वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, भर दो पूरा कमेंट सेक्शन अपने क्वेश्चन से। कुछ समझ नहीं आ रहा बताओ, जहाँ पे लगता है कि और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो भी आप बताओ, जहाँ पे लगता है कि आपको ये लगता है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जहाँ पर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप बताओ। आपके सजेशंस, आपके क्वेश्चंस, आपकी इंक्वायरीज तहे दिल से स्वागत है। सब आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये देखा गया है कि कई बार जो स्पेलिंग्स होती है ना वो DSSD अपने तरीके से पूछ लेता है। मतलब स्पेलिंग्स हमारी तरफ से जो स्पेलिंग्स एक्चुअल जो स्पेलिंग्स होती है एक्चुअली वो उसको नहीं डालता है, वो अपनी स्पेलिंग्स और अपने शब्द कई बार देखा है हमने जो कि गलत हैं वो डालता है। तो जो हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चंस, हम वैसे ही लिखे हुए दिखाते हैं जो DSSB ने लिखा है या फिर जो DSSB ने अपने क्वेश्चन पेपर में पब्लिश किया है। तो कहने का मतलब ये कि अगर फिर से ऐसी लैंग्वेज का शब्द आएगा आपके पास तो आप उसको समझ पाओगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली वैसे भी हम सब कुछ क्लियर करते हुए चलते ही हैं। और हाँ, बस इतना ही था आपसे बताना था। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज पलनीयप्पन यह भारतीय डैश में से एक श्रेष्ठ हैं। ऑप्शंस आर ए प्रिंट मेकर, बी कला समीक्षक, सी कला इतिहासकार, डी कला प्रोत्साहक। पलनीयप्पन इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन। ऑप्शन आर ए प्रिंट मेकर, बी आर्ट क्रिटिक, सी आर्ट हिस्टोरियन, डी आर्ट प्रमोटर। तो अब देखिए यहाँ पे पलनीयप्पन की बात कर ली गई है, यहाँ पे एक और अगेन जो है प्रिंट मेकर की बात यहाँ पे की गई है, पूछा गया है पलनीयप्पन के बारे में। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं कि पलनीयप्पन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रिंट मेकर ऑफ इंडिया, और हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन प्रिंट मेकर ऑफ 20th सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकर ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम यहाँ पर पलनीयप्पन का जब नाम आ ही गया है तो उनके काम के बारे में जानने के अलावा हम देखेंगे कि उनकी जो स्टाइल है वो क्या है, इनका जो आर्ट बैकग्राउंड है वो क्या है, अवार्ड्स देखेंगे, और इनके जो जितने भी काम्स हैं उनको थोड़ा सा एनालिसिस हम जो है इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पलनीयप्पन है, इनका जो जन्म है 1957 में तमिलनाडु में होता है। और अगर इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि चेन्नई में है, वहाँ से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा
जो है ली है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं विथ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेरामिक में। उसके बाद हम देखते हैं 1991 में ये टैमरिन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए से एडवांस लिथोग्राफी भी सीखते हैं। उसके बाद अगर मैं इनके काम के बारे में बात करूँ तो हम देखते हैं इनके जो काम है और जो इनका इंटरेस्ट है बचपन से ही, चाइल्डहुड से हम देखते हैं जो इनका इंटरेस्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में देखा जाता है। और इसी वजह से इसी इंटरेस्ट की वजह से हम देखते हैं कि जो इनके काम हैं वो फ्लाइंग मशीन्स, फ्लाइट, वॉर फिल्म्स पर बेस्ड हैं। अब यहाँ पर मैंने नाम लिया है वॉर फिल्म्स, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है जो कि अपने इंटरव्यूज़ में और आर्टिकल्स में, कई आर्टिकल्स में हमको देखने को मिलता है। ये बोलते हैं कि जब मैं अराउंड 13 साल का था तो मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक मूवी देखी थी। मुझे नहीं पता था कि पलनीअप्पन ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि लोग क्यों लड़ रहे हैं और किस कारणों की वजह से वॉर हो रहा है, मगर हाँ, वॉर में इस्तेमाल में लाई गई जो चीज़ें थी उसमें क्रॉस फायरिंग, फ्लाइट्स ऑफ वॉर प्लेन्स, ये सब चीज़ें थी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे फैसिनेट करती हैं। उन सब चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, एक डीप इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि मैं सोचा करता था कि ये सब काम कैसे करते हैं, कि कितनी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं ये, मतलब उड़ रही हैं और मतलब कि आप ऊपर देखते हैं आकाश में कैसे ये फाइटिंग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो साइंस है, कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसीलिए हम देखते हैं कि इनके जो काम है वो मोशन ऑब्जेक्ट्स जो है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मोशन ऑब्जेक्ट जैसे कि वही कार हो गया आपका, मोशन ऑब्जेक्ट जैसे कि वही आपका फ्लाइंग मशीन्स हो गई, वॉर प्लेन्स हो गई, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं, इनकी जो मटेरियल फॉर्म है, फिजिकल रियलिटी है, टेक्निकल पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का, उसको ये ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इनका अर्ली काम होता है, एक इनका काम है, अर्ली काम है जो शुरुआत के दिनों में करते हैं, उसका नाम है, जो कि क्रिएटिव कंपोजिशन है, इसका नाम है डांसिंग स्टेप्स ऑन माई बर्थडे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस काम में, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को उन्होंने मूव करते हुए दिखाया है। जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होती है और जो एक मोशन होता है, उसको यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की है। हम इनके काम में देखते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ये चीज़ें बनाते हैं, वो स्टैटिक नहीं रहती, वो हमेशा जो है आपको मोशन में देखने को मिलेगी। अब जो मोशन के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ये उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अपने काम में। और हम इस काम में ये देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का यूज़ किया है ऑन 2D सरफेस, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से, अच्छा, ये जो यहाँ पे काम बना रहे हैं, ये ऑयल में बना रहे हैं, उसके बाद ये एचिंग में भी अपने काम बनाते हैं, इन्होंने प्रिंट्स बहुत निकाले हैं, लिथो में भी काम इन्होंने किया है। तो हम देखते हैं इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रिंट मेकिंग में इनका काफ़ी योगदान है। अब ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे मूव करता है, जो मोशन होता है, हम कह रहे हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो जैसे मूव करता है, वो जो उसका मोशन होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अपने काम में। वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो फिजिकल रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जब ये प्रिंट में करते हैं ना, जब हम एचिंग में करते हैं, तो ये जो काम होते हैं ना, एज कंपेयर टू ऑयल, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है करना, तो ये उस चीज़ को भी सरफेस पे उतारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब एक ऐसा टाइम भी आता है अराउंड 1990 में, जब ये खुद फ्लाइट में बैठते हैं और ये ऊपर से जो लैंड है वो देखते हैं। कहने का मतलब ये कि अब एरियल व्यू से चीज़ें कैसे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अपने काम में लेकर आते हैं। आप इनके काम देख सकते हैं, स्लाइड्स पे दिखाए जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो इनका वही जो एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं चीज़ों की, वो इनको जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो काम है काफ़ी साइंटिफिक है, और बल्कि हम बोलेंगे कि जो एक सैटेलाइट व्यू होता है ना, उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर ऑन हम इनके काम में देखते हैं। उसके बाद जो इनके काम का शिफ्ट है वो मिक्स मीडिया ग्राफिक्स की तरफ भी जाता है, और हम देखते हैं प्रिंट्स भी काफ़ी निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये, कम शब्दों में कहा जाए, जो पलनीअप्पन है वो
जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो मोशन होता है और मोशंस के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि मोशन और जो डिफरेंट एंगल से जो दिख रहा है इसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अपने काम में एस्टैब्लिश करते हुए नजर आते हैं। छोटे शब्दों में पलानीअप्पन के काम के बारे में है ये। प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लेना, समझ नहीं आया काम आप देखेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप साहापीडिया पे ज़रूर इनके काम देखें। अराउंड HD में आपको सारे काम मिलेंगे और अराउंड 60-65 के अराउंड आपको वहाँ पर ये काम देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ आप उनके काम ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है इनके कामों में। और इनके इन्हीं कामों की वजह से हम देखते हैं कि 1996 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज फर्स्ट आर्टिस्ट इन रेसिडेंस भी रहते हैं। इनके कामों के लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिला है। जैसे कि मैं बात करूँ, इनको फुल ब्राइट ग्रांट भी मिल चुका है, सीनियर फेलोशिप मिल चुकी है, नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले में भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। और हम देखते हैं कि 1997 से 2016 तक ये ललित कला अकेडमी लखनऊ और चेन्नई के रीजनल सेक्रेटरी भी रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ही इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस और अभी भी काम कर रहे हैं। तो लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पलानीअप्पन यह भारतीय में से एक श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, प्रिंट मेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज गोमटेश्वर है ए मंदिर, बी मूर्ति, सी स्मारक, डी ऊपरी कोई नहीं। गोमटेश्वर इज ए टेम्पल, बी स्टैचू, सी मॉन्यूमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो अब हमसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इन्होंने पूछा है कि गोमटेश्वर क्या है। गोमटेश्वर जिसको हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, गोमटेश्वर बाहुबली भी बोलते हैं, फिर गोमटेश्वर या फिर सिर्फ बाहुबली भी बोलते हैं। तो जो ये गोमटेश्वर बाहुबली है कौन? गोमटेश्वर बाहुबली जो है हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं, उनके बेटे हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे नाम लिया तीर्थंकर। तो तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर को जैन तीर्थंकर भी बोला जाता है। तीर्थंकर जो है, ये जो टर्म है इसका मतलब तो मैं बताऊंगी तीर्थंकर कौन है, पर आप समझ लीजिए जो तीर्थंकर का जो कॉन्सेप्ट है ये जैनिज्म में फॉलो होता है। यानी कि अब हम यहाँ पे जैन धर्म की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तीर्थंकर के बारे में पूछा गया। तो तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर जिनको जिन भी बोला जाता है, तीर्थंकर जिनको विक्टर भी बोला जाता है, तीर्थंकर जिनको स्पिरिचुअल टीचर भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर मैं इतने सारे नाम ले रही हूँ, उनका मतलब क्या है? तीर्थंकर वो होता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जिन्होंने जो बर्थ और जो डेथ है उसके जो साइकिल है उससे मुक्ति पा ली हो। कहने का मतलब जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, और उसके अलावा बाकी सारे जो लोग हैं उनको वो मार्गदर्शन करते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, जिसको हम केवल्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने बोला विक्टर यानी कि विजेता, यानी कि जिसने विजय हासिल कर ली हो और जो एक स्पिरिचुअल टीचर हो। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही एकदम कॉमन डेफिनेशन मैंने आपको दी है। तो अब होता क्या है जैनिज्म में, हम देखते हैं कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं जैनिज्म में। और जो फर्स्ट तीर्थंकर है यानी कि ऋषभनाथ, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं, उनके बेटे हैं बाहुबली। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाहुबली पे पहुँचने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता रही हूँ। अब इतना पढ़ ही रहे हैं तो होता क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है 1 to 24 मैंने बोला है 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जब भी DSSB में क्वेश्चन आता है, इवन नेट JRF में भी, NVS, KVS, इवन UP TGT PGT के भी जितने पेपर्स जो आते हैं, जहाँ तक मैंने इनका एनालिसिस किया है उसके बेस पर देखते हैं हम कि या तो फर्स्ट तीर्थंकर का पूछ लेता है, या फिर उनका लांछन पूछ लेगा, सेकंड का पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा पेपर में, या फिर जो आपके 23rd हो गए और 24th जो हो गए उनके नाम पूछ लेगा। जैसे कि महावीर और ऊपर हो गया आपका पार्श्वनाथ 23rd हो गए आपके और 24th हो गए महावीर, राइट। तो इनका या तो लांछन पूछ लेगा या फिर इनका नाम पूछ लेगा, पोजीशन पूछ लेगा कि भाई 23rd पे कौन है जय तीर्थंकर। ओके, तो इतनी बड़ी जो लिस्ट है इसमें पूरा इतना गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से 2 या 3 पढ़ लो और नीचे से 2 या 3 पढ़ लो। NVS में ये एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 23rd का पूछा था और इसी साल ये क्वेश्चन आया था।
चलिए, तो अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि गोमटेश्वर क्या है। तो ये जो गोमटेश्वर है ये मूर्ति है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बाहुबली है, बाहुबली का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि बाहुबली हम देखते हैं कि तपस्या करने जाते हैं श्रवण बेलगोला, जो कि एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर ये जाते हैं और तपस्या करते हैं, और कहा जाता है कि ये 12 साल तक खड़े होकर तपस्या में लीन रहते हैं। आप इनका स्कल्पचर देख सकते हैं, तपस्या में लीन दिखाए गए हैं, खड़े हुए हैं, एकदम स्टैंडिंग फिगर है इनका। और हम देखते हैं इनके जो दोनों हाथ हैं वो इनकी थाइस की ओर है, यानी कि जो पोस्चर है ना, ये आप जो देख रहे हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हाथ, इसको बोलते हैं कायत्सर्ग मुद्रा। और जो कायत्सर्ग मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है ये जैनिज्म में हमको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे हम बुद्धिज्म में बुद्धा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्धा की जो एक मुद्रा है वो धर्म परावर्तक मुद्रा है, राइट। तो यहाँ पर जो जैनिज्म में जो कायत्सर्ग मुद्रा होती है, सिर्फ जैनिज्म कि जितने भी आपके तीर्थंकर हो गए उन्हीं को फॉलो करते हुए दिखाई देती है, यानी कि ये जो मुद्रा उन्हीं पर दिखाई जाएगी आपको, उन्हीं की ही मुद्रा होती है। तो नंबर 1 ये एक स्कल्पचर है। नंबर 2 ये जो है ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं, आंखें इनकी बंद है, आप देखिए ये तपस्या में लीन दिखाए गए हैं। ये वर्ड ज़्यादा अच्छा होगा कि तपस्या में लीन दिखाए गए हैं। नंबर 3 कायत्सर्ग मुद्रा में दिखाए गए। अब कहानी में क्या होता है कि जब भी तपस्या कर रहे होते हैं, लीन होते हैं, एकदम 12 साल खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको देखेंगे आप, बेल जो है इनके शरीर से लिपटी हुई है, ये जो क्रीपर्स हैं ये जो लिपटे हुए हैं। तो जैसे कि अभी खड़े हुए हैं, यानी कि इतने तपस्या में इतने लीन है कि इनको पता नहीं है कि जो बेल है इनके पूरे एकदम बॉडी पर ऐसे लिपट गई है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी बाहुबली को दिखाया जाए, इनकी डिपिक्शन होगी, या तो इनका स्कल्पचर दिखाया जाएगा, इसी फॉर्म में दिखाया जाएगा, हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया जाएगा, ध्यान में जो है लीन रहेंगे अपने उसके अंदर। और उसके बाद जो भी अगर पेंटिंग्स वगैरह भी दिखेगी, सेम आपको यही डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो अब इस मूर्ति की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो अराउंड 57 फीट है, और मोनोलिथिक स्कल्पचर है, यानी कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया। अच्छा, तो पत्थर की मैं बात करूँ तो ग्रेनाइट पत्थर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करूँ तो इस मूर्ति की जो निर्माण है वो 10th सेंचुरी में गंग वंश के एक मंत्री हैं उनके द्वारा बनाया गया। तो अब मुझे आप बताएंगे कि ये जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उनका क्या नाम था। प्लीज़ आप थोड़े से एफर्ट्स आप भी करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए। और जब एक बार आप कमेंट सेक्शन में बार बार क्यों बोलती हो, इतना इंटरेक्ट करने के लिए आप सबसे, क्योंकि एक बार छोड़ के जाओगे ना आंसर, खुद को प्राउड फील होता है कि भाई हाँ आता है हमको। खैर, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर 12 वर्ष में इस मूर्ति का महामस्तकाभिषेक किया जाता है, महामस्तकाभिषेक किया जाता है। और वहीं पर उसी टाइम पे यहाँ पे एक विशाल मेले का भी आयोजन होता है। तो अब यहाँ पर हमने बात करी गोमटेश्वर बाहुबली की, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके अलावा अब जैनिज्म की बात हम कर ही रहे हैं, तो अब मैं छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी। जैनिज्म में चलो आपने यहाँ पे तो मूर्ति देख ली बाहुबली की, उसके अलावा हम देखते हैं कि जैनिज्म के बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हैं, जैसे कि खजुराहो में भी आपको मिलते हैं जैनिज्म के टेम्पल हैं, पार्श्वनाथ का भी है एक टेम्पल वहाँ पे। उसके अलावा दिगंबर समुदाय के हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं। आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं, माउंट आबू के जैन टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं मार्बल में। उसके अलावा फिर अगर हम केव टेम्पल्स की बात करें तो एलोरा में केव नंबर 30 से लेकर 34 तक, 30 to 34 तक हमको जो है इंसेक्ट्स के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर, बहुत पिलर, एकदम मेस्मराइजिंग आर्किटेक्चर है वहाँ पर भी, इनके टेम्पल्स बने हुए हैं। और वहाँ पर जो है उन गुफाओं में हमको बाहुबली की पूरी वॉल, बाहुबली की पूरा एकदम बड़ा, एकदम मोर देन लाइफ साइज हमको म्यूरल भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आप अब कभी भूलेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट जैन तीर्थंकर जो थे, जिनको हम आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ भी बोलते हैं, उनके ये बेटे थे बाहुबली। और जब भी इनका डिपिक्शन आपको दिखाया जाएगा, ये इसी तरह से दिखाए जाएंगे, कायत्सर्ग मुद्रा में, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, एकदम ध्यान में लीन, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया था गोमटेश्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, मूर्ति। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निकोलस रोरिक यहाँ से थे। ऑप्शंस आर ए रूस, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, डी डेनमार्क।
निकोलस रोरिक इज फ्रॉम ए रशिया, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, डी डेनमार्क। तो यहाँ पे हमसे बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो निकोलस रोरिक हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो निकोलस रोरिक हैं वो एक रशिया के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं और जो इनका काम है हिमालय सीरीज को लेकर, हिमालयस पे ही इन्होंने बहुत सारी हजारों की तादाद में, हम बोले कि अराउंड 7,000 पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने हिमालय के बेस पर, हिमालय की थीम पर, या फिर हम बोले तो हम देखते हैं कि ये जो हिमालय के जो उनकी सीरीज है, जो काम है उनको लेके बहुत पॉपुलर है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है जो रशिया बॉर्न है और वो इंडिया में आकर हिमालय के ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम बोलें कि ये अपने जो लास्ट के जो साल थे इनकी जिंदगी के, या फिर हम बोलें कि 1923 से हम देखते हैं कि फर्स्ट ही विजिटेड इन इंडिया, जो इंडिया है ये फर्स्ट इंडिया को विजिट करते हैं 1923 में, और 1923 के बाद टिल हिज डेथ ये यहीं पर ही रहते हैं। जो इनका निवास स्थान होता है या फिर जहां पर ये रुके, जहां पर इनका घर था, हम देखते हैं कि ये कुल्लू में ही रहते हैं, यानी कि अगेन इंडिया में कुल्लू वैली हम बोलते हैं कि कुल्लू वैली में रहते हैं। कुल्लू वैली का मतलब वही आपका जितने भी पहाड़ वहाड़ हो गए, उसी में सारा ये एक्सप्लोर करते रहते हैं, नेचर के बहुत ही करीब रहते हैं, जो सारी जो चीजें होती है उन्हीं को डिपिक्ट करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि नंबर वन एक तो ये रशिया से थे, और नंबर टू इन्होंने इंडियन थीम को लेकर काम किया, हिमालय जो है उसको पेंट कर रहे हैं, उसकी सीरीज बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है निकोलस रोरिक का वो पूछ लेते हैं। अभी इन्होंने ये पूछ लिया है कि ये कहाँ से थे, यानी कि इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ है, राइट। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में हम वो जान लेते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि जो निकोलस रोरिक है इनका जो जन्म है, जो ये बॉर्न होते हैं, तो ही वॉज बॉर्न इन 1874, राइट। तो हम देखते हैं कि जो निकोलस रोरिक है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर, राइटर, फिलोसोफर, इनफैक्ट ये आर्कियोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं। इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आर्ट एंड कल्चर में, और ये आर्कियोलॉजी के तहत ही बहुत ज्यादा प्रिजर्वेशन और ये सब रेस्टोरेशन का काम भी बहुत जानते थे। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि एक रोरिक फैक्ट भी है, वो इन सब चीजों को, जितना भी हमारा आर्ट एंड कल्चर, जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, हेरिटेज जो होता है हमारा, जितनी भी सारी आर्ट की चीजें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये जो रोरिक फैक्ट है ये उनको कंजर्व करने में जो है कंट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आता है। ये जो इनका रोरिक फैक्ट है, आई वुड सजेस्ट यू आप थोड़ा सा पढ़ना रोरिक फैक्ट के लिए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि रोरिक फैक्ट जो है किसके नाम पर रखा गया, तो ऑब्वियस सी बात है निकोलस रोरिक के नाम पर रखा गया। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो रोरिक है ये हिप्नोसिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इनका, शुरू से ही, इनके शुरुआती टाइम से ही। हालांकि अपनी आर्ट एजुकेशन भी लेते हैं, इनफैक्ट हम जैसे कि हमने बोला आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो फिर इसकी भी ये पढ़ाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इनकी जो काम होते हैं ना, इनके काम में आपको एक हाइप्नोटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, राइट। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की मैंने बात की है यहाँ पे, तो मेरा उससे मतलब क्या है, तो जितने भी जितना भी रशिया से आ रहे हैं वहां के भी, मतलब कि जितने भी आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उसमें भी इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इनफैक्ट जो भगवत गीता है हमारी, उसको भी पढ़ते हैं। और अगर मैं बात बोलूं कि जो वेदांतिक एसेज होते हैं उसमें भी इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस, यानी कि वही आपकी गुरु हो गए स्वामी विवेकानंद के, और इनफैक्ट जो स्वामी विवेकानंद है उनकी भी बुक्स पढ़ते हैं, और रविंद्रनाथ की जितने भी बुक्स हैं, पोएम्स हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो बहुत ही डीपली एनालिसिस करते हैं ये चीजों का कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। यानी कि जो हमारा हो गया ईस्ट का रिलीजन, हमारे रिलीजन में क्या बात कहने की कोशिश की गई है, और जो यहाँ से जो रिलीजन ये फॉलो कर रहे हैं उसको भी बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में अगर हम बात बोले जो इनके काम है, ये जो इनके शुरुआती काम है जब ये रशिया में थे और जब ये अपना काम कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि इनके जो काम है वो रिलीजियस थीम पर ही अपने काम बनाते थे। चर्चेस के लिए इन्होंने म्यूरल भी बनाया। इनका एक काम है, एक नोटेबल काम है इनका क्वीन ऑफ हेवन, जो एक फ्रेस्को है, ये इन्होंने एक चर्च के लिए बनाया था। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो जितने भी इनके काम होते हैं, ये जो भी ड्राइंग करते हैं, कैनवस पे जो भी काम करते हैं, उसमें आपको फोर्ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे, मोनास्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी,
मॉनेस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, चर्चेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें आर्किटेक्चर पे इनका बहुत ज्यादा फेमस फोकस रहता है, तो यूक्रेन के चर्चेस के लिए भी इन्होंने काम किया है और जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ की वो भी इन्होंने बनाई है अपने काम में, शुरुआती के काम में काम इन्होंने बहुत सारा किया है। और वहीं अगर हम और बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बोला आपको रिलीजियस थीम पर ये काम करें, तो इनकी जो इंस्पिरेशन है वो जो इंडिया की जितने भी हमारे ग्रेट वर्क्स हैं, फिर हम बोले कि जो इंडिया की मिथोलॉजी जो थीम्स हैं, सपोज जो अवतार्स हैं, इनफैक्ट इन्होंने बुद्धा, कृष्णा, कल्कि अवतार ये सब भी इन्होंने कहीं ना कहीं पोर्ट्रे किए हैं अपने काम में। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1923 एक ऐसा टाइम था कि इंडिया को सबसे पहले विजिट करते हैं और इनको जो हिमालय है वो इतना पसंद आ जाता है, जो उनकी जो एक नेचुरल ब्यूटी है हिमालय की वो इतना इनको आकर्षित करती है कि वहीं पे अपना रहने का सोचते हैं। कुल्लू वैली में ही अपने काफी टिल हिज डेथ वो रहते हैं वहां पर। अराउंड आप लगा लो कि 2 डेकेड्स आप लगा लो, यानी कि वही 20 साल तक लगा लो कि वहां पर अपना ये जो भी वहां पर रहते हैं पढ़ाई करते रहते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इनका अध्यात्म की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान होता है और सारी चीजों को पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इन्होंने सिर्फ हिमालय ही क्यों चुना, ये भी क्वेश्चन है एक बहुत ही। अब पढ़ ही रहे हैं चीजों को तो थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये सिर्फ हिमालय सीरीज पे ही क्यों कर रहे हैं, मिथोलॉजी पे ही रह जाते। जब कर ही रहते बनाए रहते सिर्फ उसी को बना लेते, हिमालय पे क्यों शिफ्ट हो गए। तो वहां पर भी इनकी एक है ना फिलॉसफी निकल कर आती है। तो ये बोलते हैं कि जो माउंटेन है, ये कोट करते हैं कि जो माउंटेन है कि ऑल टीचर्स जर्नी टू द माउंटेन्स, माउंटेन हिमालय, हिमालय इज द अबॉर्ड ऑफ ऋषिज, हिमालय इज अ ज्वेल ऑफ इंडिया, ये ट्रेजर है वर्ल्ड का, ये सेक्रेट सिंबल है। तो ये बोलते हैं कि जो हिमालय है जितनी भी है, बल्कि हमारे ऋषि मुनि हैं आप सभी जानते हैं कि हिमालय पे जाके अपने प्रैक्टिसेस करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बुद्धिज्म की बोलूं, इनफैक्ट ये सनातन धर्म में भी है कि अगर आपको मेडिटेशन करना है या फिर आपको कुछ भी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करनी है, तो आप अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस में जाकर देखोगे तो बुद्धिज्म में भी बोला जाता है कि इन सब चीजों के लिए आपको एक बहुत ही क्वाइट प्लेस चाहिए होता है, एक बहुत ही पीसफुल जगह चाहिए होती है मेडिटेशन करने के लिए, जो नेचर से एकदम सराउंडेड हो। तो हिमालय से बेस्ट क्या होगा। इनफैक्ट जो बोलते हैं कि जो शिव है, शिव का घर है हिमालय, और जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितनी भी आप पौराणिक कथाएं पढ़ोगे वो सब हिमालय पे जाके ही तपस्या करते हैं। तो हिमालय एक बहुत ही बड़ा, एक हम बोलें कि बहुत ही पवित्र स्थान है। हिमालय पर हम बोलते हैं कि जो एसेंस है चीजों का वो हमको देखने को मिलता है, यानी एसेंस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का है वो हमको देखने को मिलता है। बहुत ही क्वाइट प्लेस है जहां पर बहुत ही ज्यादा लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए आपको इनके काम में, इनके जो मास्टरपीस हैं, आपको इनके काम में बहुत ही ज्यादा डेयरिंग कॉम्पोजिशंस आपको देखने को मिलेंगी, ग्लोइंग कलर हार्मनी आपको देखने को मिलेंगी, जो सटल स्ट्रोक्स हैं, जो सटल ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक मैसिव इफेक्ट क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। तो हम देखते हैं जो हिमालय है, हिमालय ये एक कल्चरल एनिग्मा है रोरिक के लिए। तो किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है और किस तरह से ये अपना काम वहां पर करते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं नेचर को। बहुत ही हाइप्नोटिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मिस्टीरियस व्यूज आपको, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अगर हम बोलें, बल्कि अलग अलग लाइट्स में, अलग अलग इफेक्ट्स में। आप एक बार देखना काम को और ज्यादा समझ आएगा। तो किस तरह से जो है मास्टरी इन्होंने ली है हिमालय को पेंट करने में, और किस तरह से जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसमें हिमालय का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, और जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट को किस तरह से वो कैनवस पे उतारते हैं। तो वो यहाँ पर देखने वाली बात है और उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो जो इसका आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निकोलस रोरिक यहाँ से है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रशिया से है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर कि ये रशिया से है। तो ठीक है, निकोलस रोरिक के बारे में ये था, हमने जाना कि किस तरह से इनका जो जन्म है वो रशिया में हो रहा है और फिर कैसे वो इंडिया शिफ्ट करते हैं, और इंडिया में शिफ्ट होने के बाद भी कैसे एक एविड रीडर बन जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाई देता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू बहुत जाते हैं। और फिर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो एसेंस है वो किस तरह से जो हिमालय की जो थीम है या फिर हम बोले कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर काम करते हैं, और उसको किस तरह से चीजों को निकाल कर लेकर आते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें चल रही हैं और इस तरह से उसको सिंबलाइज कर रहे हैं।
और उसमें उसमें भी आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ एक ही सीन नहीं बना रहे हैं, अलग अलग तरह से क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो लाइट इफेक्ट है, दिन का सीन है, शाम का सीन है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और उसमें भी बहुत ज्यादा इन्होंने अपने कैरेक्टर भी इन्वॉल्व कर लिए, तो वो सारी चीजें वो जो महसूस कर पा रहे हैं, वो उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं चीजों को, वो यहाँ पर वो डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही साधारण था इसका जो कॉन्सेप्ट था निकोलस लोरिक का। और ऐसा कोई भी, मतलब हम बोलें कि इनफैक्ट मैं बीएचयू में थी, तो मैंने इनका काम देखा है वहां पर भी, कला भवन में। अगर आप भी बीएचयू में पढ़ रहे हो तो आप देखना वहां पे, अभी तो शायद नहीं जाने देंगे, पर हाँ वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि निकोलस लोरिक की आपको ये सारी सीरीज, आपको माउंटेन वाली सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इन्होंने काम ही इतना किया है, हजारों की संख्या में इन्होंने अपने कैनवस बनाया। और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा ना आर्ट का, वहां पर आपको उनके काम इनफैक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होगा वहां पे जो बहुत बड़ा और जहां पे निकोलस लोरिक का कलेक्शन ना हो। इनफैक्ट इनकी इनकी इनके काम के लिए एक म्यूजियम में बहुत सारा इनका ही अलग सेक्शन भी बनाया गया। और बहुत, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो इनका कलेक्शन है बहुत वास्ट है, और लगभग हर जगह मिलेगा आपको, इंडिया में मिलेगा, बाहर की कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार लोकेशन पूछ लेता है कि आप बताइए, कि शायद ये क्वेश्चन आए भी है, मुझे भी तो ध्यान नहीं है, मगर हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनका कलेक्शन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक भारत कला भवन, तो एक कला भवन है, कला भवन बीएचयू के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपको पता ही होगा। तो वहां पर इनका कलेक्शन है वहां पर, क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया है, मैंने वहां पर देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, इसका आंसर बहुत साधारण था, ए इसका आंसर ठीक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज, किस जगह आप अधिक श्रृंगारिक मूर्तिकला देखोगे? ऑप्शंस आर ए खजुराहो, बी कैलाशनाथ, सी ताजमहल, डी विरूपाक्ष मंदिर। In which place you will find more erotic sculptures? Options are A. खजुराहो, B. कैलाशनाथ, C. ताजमहल, D. विरूपाक्ष टेम्पल। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। आप सभी जानते होंगे जो एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए खजुराहो, अपने लिए खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमको खजुराहो के मंदिर जो है ऑप्शन में आ गया, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ताकि अगर आने वाले जो पेपर्स हैं या फिर आने वाले अभी जो पेपर होगा उसमें अगर खजुराहो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर थोड़ा अच्छे से दे पाए। साधारण करते हैं चीजों को। तो हम देखते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नाम लिया खजुराहो, तो हम देखते हैं जो खजुराहो एक बहुत ही छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में। और ये जो टाउन है खजुराहो, इसके अंदर ग्रुप्स में हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हम बोले कि 3 ग्रुप्स में हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसको हम बोलते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, क्योंकि ये खजुराहो के टाउन में है। और ये खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बात अगर इनके मंदिरों की करें तो मंदिर जो है आपको 10 to 11th सेंचुरी यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बनते हुए नजर आते हैं। नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, सैंडस्टोन जो पत्थर है, इनफैक्ट कुछ मंदिरों में आपको ग्रेनाइट पत्थर भी देखने को मिल जाएगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर इनके अगर हम सेक्ट्स की बात करें, समुदाय की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो खजुराहो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है, ये जितने भी ग्रुप में बटे हुए हैं खजुराहो के मंदिर, इसमें सिर्फ आपको हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि जैन धर्म के भी आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिर्फ जो हिंदू धर्म है उसी से रिलेटेड वो नहीं है, टेम्पल्स जैन के भी हैं। तो जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू रिलीजन है, उसमें भी आपको वेरिएशन ऑफ सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि समुदाय देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका शैव सेक्ट हो गया, और हम बोलें कि वैष्णव जो धर्म है वो हो गया, वैष्णव समुदाय हो गया, उसके अलावा शाक्त समुदाय हो गया, राइट। तो वेरिएशन ऑफ आपको सेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो जो टेम्पल हैं, जो हिंदू टेम्पल्स हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ टेम्पल्स यहाँ पे विष्णु के भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको शिव के भी देखने को मिलेंगे, और कुछ टेम्पल आपको जो शाक्त समुदाय है उसके भी देखने को मिलेंगे। तो अभी कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। और यहाँ पे एक फन फैक्ट और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक मंदिर है खजुराहो में चित्रगुप्त टेम्पल के नाम से। वो आप ध्यान रखना, जो चित्रगुप्त टेम्पल है वो लॉर्ड सूर्य को डेडिकेटेड है, यानी कि वो भगवान सूर्य को समर्पित है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है, घुमा कर आपको दे देगा कि सन टेम्पल, और मैंने ये ऑप्शंस, ये वाले क्वेश्चंस देखे भी थे कि जो सन टेम्पल है कहाँ पर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था चित्रगुप्त टेम्पल
खजुराहो। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनका मैं बता रही हूँ, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि होता है ना कि कई बार अगर शिव टेम्पल है तो ऑब्वियस सी बात है शिव को डेडिकेटेड है, इसलिए हमने शिव टेम्पल बोल दिया। विष्णु टेम्पल है, ऑब्वियस सी बात होगी कि विष्णु को डेडिकेटेड है, इसलिए हमने विष्णु हम आसानी से जो है गेस कर लेते हैं, अच्छा ये तो विष्णु को ही डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है। आप इसको थोड़ा सा, मैं बल्कि बोलूंगी जितनी भी हम सीरीज बनाते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते जा रहे हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते चलो चीजों को। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाली चीजें ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ताकि आपको और आसानी हो चीजों को समझने में। खैर, तो ये जो टेम्पल है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, तो याद रखना चित्रगुप्त टेम्पल भगवान सूर्य को समर्पित है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में हमको देखने को मिलता है। बहुत ही आसान इसका आंसर है। अभी सिर्फ हम रिलीजियस के बेस पर चलेंगे, सेक्ट्स के बेस पर चलेंगे। जो शिव टेम्पल, जो टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है, उनमें है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल और दूलादेव। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो मातंगेश्वर टेम्पल है, सिर्फ यही स्टिल इन प्रैक्टिस है। जो मातंगेश्वर टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इसके गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। बहुत ही मैसिव लेवल का आपको शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा है। और ये जो मंदिर है इसमें अभी भी पूजा होती है, बाकी खजुराहो के किसी भी टेम्पल में पूजा नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा जो अंदर की अगर हम मूर्तियों की बात करें, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो इसीलिए जो मूर्ति होती है हिंदुइज्म में क्या होता है कि उसकी पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सिर्फ ये जो मातंगेश्वर टेम्पल है यही सिर्फ इसी मंदिर में पूजा की जाती है, और बाकी सारे टेम्पल हम बोले कि एएसआई के अंडर में आते हैं, वही सब रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम करते रहते हैं वहां पर, और टूर गाइड्स भी होते हैं वहां पर, वो खैर वो वॉक्स वगैरह देते रहते हैं। खैर, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो टेम्पल्स हैं जो वैष्णव यानी कि जो विष्णु को डेडिकेटेड है, उसमें आपके आ जाते हैं लक्ष्मण टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, वराह टेम्पल। उसके अलावा जो शाक्त समुदाय की अगर हम बात करूं, जो देवी जो है, अगर हम देवियों की बात करें तो उसमें जो 64 योगिनी टेम्पल है वो आ जाता है, और आपका देवी जगदम्बी टेम्पल आ जाता है, और एक और है पार्वती टेम्पल। उसके अलावा जैसे कि मैंने बात की थी कि यहाँ पर जैन समुदाय के भी टेम्पल बनाए गए हैं, कि ये जो मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी जैन टेम्पल की यहाँ बात कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो टेम्पल्स बने हैं चंदेल शासक के टाइम पर बने थे, और जो चंदेल शासक थे ये हम देखते हैं कि शिव विष्णु के ही भक्त थे, और हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली शिव को ज्यादा मानते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि लेकिन इन लोगों ने उसी टाइम पर जैन जो धर्म है, जो जैन जो हम बोले कि रिलीजन है, उसके भी टेम्पल बनाए। तो यानी कि ये किस तरह से जो रिलीजन है उसकी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और कहीं ना कहीं हमको एक जो है एकता नजर आती दिखाई देती है सोसाइटी में। तो आप देख सकते हो कि कितनी पीसफुल रही होगी सोसाइटी में, कि आप दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि ठीक है आप इसको मानिए, हम इसको मानते हैं, और साथ में मिलकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीस कायम होती है। खैर, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो जैन टेम्पल्स थे उसमें आपके आ जाते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, घंटाई टेम्पल और शांतिनाथ टेम्पल। अब ये जो टेम्पल है, जैसे कि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि ये ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और यहाँ पर हमको 3 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 साधारण, उससे शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल से। तो नंबर 1 आ जाता है आपका सदर्न ग्रुप। तो ये जो सदर्न ग्रुप है यानी कि वही जो दक्षिण दिशा में जो मंदिर बने हुए हैं, या फिर हम बोले कि जो दक्षिण समूह है उसमें जो टेम्पल आ जाते हैं, उसमें आपके 2 टेम्पल आ जाते हैं। नंबर 1 दूलादेव, जैसे कि मैंने आपको बताया था शिव को डेडिकेटेड है, और नंबर 2 आ जाता है चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज टेम्पल जो है आपका विष्णु को डेडिकेटेड है। तो कई बार पूछ लेता है कि ये जो चतुर्भुज टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है, और जो दूलादेव टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है। दूलादेव टेम्पल के अंदर आपको जो है शिवलिंग देखने को मिलेगा। दरवाजा इसका बंद है, अंदर जाने देते नहीं है इसके गर्भगृह में। इनफैक्ट ये जो आपका चतुर्भुज टेम्पल है इसके भी गर्भगृह में आपको जाने देंगे नहीं गाइड, मगर लकीली मेरे को एंट्री मिल गई थी, तो वहां पे आपको बहुत ही मैसिव, बहुत ही मोनोलिथिक स्कल्पचर देखने को मिलेगा। इतना डिफाइंड फाइन काम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मेस्मराइजिंग, एकदम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। स्कल्पचर इतने बड़े मैसिव लेवल पे, इनफैक्ट अगर हम आर्किटेक्चर की बात भी करें, 100 फीट से ऊंचे इन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, स्पेशली नागा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं कि जो शिखर का कॉन्सेप्ट है ये हमको गुप्ता टाइम से भी देखने को मिलता है दशावतार टेम्पल में, और यहाँ पर आके अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है उसकी जो पद्धति है, जो पैटर्न है, वो इस्तेमाल किया गया है टेम्पल आर्किटेक्चर को बनाने के लिए।
बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, पर फिर भी मोटा मोटा बता देते हैं। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि एक इनका जो मेन इनका जो सेंटर है वो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो जो जितने भी आपके आ गए पश्चिम जो समूह है उसमें जो मंदिर आ गए आपके मेन हम यहाँ पर जान लेंगे थोड़ा बहुत। इसमें आपका आ जाता है लक्ष्मण टेम्पल, उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने अब नाम ले ही लिया है, तो हम देखते हैं जो लक्ष्मण टेम्पल है यहाँ पर भी हमको पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिसके 5 आयतन हो, यानी कि जो मेन श्राइन है वो व्हेन द मेन श्राइन इज सराउंडेड बाय 4 स्मॉल श्राइन इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल। बहुत ही सिंपल साधारण परिभाषा है इसकी। तो आपको छोटे छोटे 4 श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पंचायतन जो शैली में कौन सा मंदिर बना है, तो फिर आपका लक्ष्मण टेम्पल आ जाएगा उसमें। लक्ष्मण टेम्पल यहाँ पर आपका विष्णु को डेडिकेटेड है। विष्णु की कौन सी फॉर्म यहाँ पर बनाई गई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा कंदरिया महादेव टेम्पल आ जाता है आपका वेस्टर्न ग्रुप में। उसके बाद देवी जगदम्बी भी आ जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन से 2 टेम्पल हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंटरेस्टिंग है, आपकी रिवीजन हो जाएगी और पता होनी चाहिए भाई चीजें। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न ग्रुप में ये अटैच्ड टेम्पल आ जाता है आपका, मातंगेश्वर टेम्पल भी आ जाता है। और भी काफी है लेकिन हम ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। उसके अलावा अगर हम ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल की बात करें तो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आ जाता है आपका पार्श्वनाथ टेम्पल। अच्छा, यहाँ पर बाद में और साधारण भाषा में बोलना चाहूंगी, तो आपके यहाँ पर ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आ गए ना, जो ईस्टर्न आपका जो ग्रुप है, यानी कि जो पूर्वी समूह का जो ग्रुप है आपका, जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें जो मंदिर आते हैं ना, इसमें आपके ज्यादातर जैन टेम्पल ही आते हैं, राइट। तो जैन टेम्पल में हम देख लेते हैं, आपका पार्श्वनाथ टेम्पल हो गया, आदिनाथ टेम्पल हो गया, वही शांतिनाथ, एंड देन आपका घंटाई टेम्पल हो गया। उसके अलावा 1-2 टेम्पल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बहुत ही इतना ज्यादा कुछ है नहीं, पेपर में देखा नहीं गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मगर हाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होने चाहिए। तो इसके 3 ग्रुप आपने नोट डाउन कर लिए, आसान थे 3 ग्रुप में, ठीक है। तो नंबर 1 आपका साउथर्न जो हमारे सदर्न ग्रुप के टेम्पल थे, इसमें आपका आ गया चतुर्भुज टेम्पल, और उसके अलावा आपका आ गया दूलादेव टेम्पल, राइट। तो उसके अलावा फिर हमने जो वेस्टर्न ग्रुप में बात की थी, आपका लक्ष्मण कंदरिया इंपॉर्टेंट है, वो आ जाते हैं, और जो ईस्टर्न ग्रुप थे उसमें आपके जैन टेम्पल आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जो टेम्पल है आपको वेरिएशंस ऑफ टेम्पल देखने को मिलेगा, अगर हम इनके स्टाइल की, इनके पैटर्न की भी बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको एक कक्ष के टेम्पल देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल एक कक्ष का देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे टेम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे जो जिनका जो श्राइन है वो हम बोले कि स्तंभ आश्रित है, यानी कि जो पिलर पे बेस्ड इनका श्राइन उन्होंने बनाया है, चारों तरफ पिलर है उसके ऊपर बेस्ड है श्राइन, जिसमें आपका वरा टेम्पल आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि पंचायतन स्टाइल है, संधार है, निरंधार है, ये भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा टेम्पल भी है जिसके 2 गर्भगृह हैं और 2 तरफ से एंट्री हो रही है, तो ये बहुत ही यूनिक यहाँ पर फीचर है, ये बहुत ही कम टेम्पल्स में आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही एक ओपनर की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर की बात करते हो, इनफैक्ट मैं बोलूँ ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर कोई नहीं, अब बता देती हूँ। मैं यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो जैन टेम्पल्स है ना, इंक्लूडिंग आपके पार्श्वनाथ हो गए, आदिनाथ हो गए, इन सारे टेम्पल्स में ना आपको राम लक्ष्मण और हम बोले कि जितने भी इंडियन मिथोलॉजी वाले सीन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इन टेम्पल्स में, अप्सराएं आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो पहले आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे भी आपको 2 कक्ष के आपको टेम्पल देखने को मिलते हैं, जैन टेम्पल में आपको बता रही हूँ, राइट। तो उसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करें कि और थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेम्पल्स के बारे में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए, स्कल्पचर्स की भी यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो मंदिर है, मंदिर पर हम देखते हैं कि जो उनकी वॉल्स है, इंक्लूडिंग बाहर की वॉल्स और अंदर की वॉल्स, दोनों तरफ आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, आपको रिलीफ पैनल्स देखने को मिलेंगे, उसमें भी वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ एरोटिक स्कल्पचर, इनफैक्ट अगर हम एरोटिक स्कल्पचर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज में बनाए गए हैं, या फिर हम बोले बहुत ही कम सीन्स आपको देखने को मिले। इनफैक्ट आपको कंदरिया और लक्ष्मण पे ही, आपको ज्यादातर कंदरिया पे ही आपको देखने को मिलेगा कि जो बाहर की जो वॉल है वहां पर ही ज्यादा आपको सीन्स देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ कुछ टेम्पल्स में 1-2 सीन्स आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ कुछ पे नहीं भी मिलेंगे। उसके पीछे भी अलग अलग फिलोसफी वगैरह होती है, काफी अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग फिलोसफी देते हैं, टीचिंग पर्पस के लिए होता है,
और मतलब कि जो हमारे हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो हमारी फिलॉसफी है, उसको कैसे मतलब कि ये जो काम है उसको पार करते हुए फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, आप गर्भगृह के अंदर एंट्री लेते हो। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक डिटेल में जाएंगे, मगर हाँ आपको पता होना चाहिए कि काफी सारी जो चीजें हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसको लेकर भी ये बनाए गए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि अभी जैसे कि मैंने सीन्स की बात करी, तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है कि यहाँ पर आपको एजुकेशनल पर्पस वाले सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक टीचर है, अपने जो डिसाइपल्स है, जो गुरु है, उनको शिक्षा दे रहा है, उसके सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूं, सोसाइटी की जितनी भी सारी चीजें हैं, इनफैक्ट अगर जो मंदिर है उसमें भी जो जितने भी सारे लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी भी टोली दिखाई जाएगी। यहाँ पे नर्तक पे आपको देखने को मिलेंगे सीन्स, इनके बहुत सुंदर है। नीचे भी आपको देखने को मिलेंगे जगती पर, अधिष्ठान पे भी, बाहर के जो जितने भी हैं वहां पर भी आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं खूबसूरत सीन की बात करूं, पता नहीं फोटो मेरे पास होगी कि नहीं, जब मैं ट्रिप पर गई थी मैंने क्लिक तो की थी, मैं आई विल फाइंड इट कि लैपटॉप वगैरह में कहीं पड़ी हो किसी फोल्डर में, कोशिश करूंगी कि वो, वैसे अभी मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, कोशिश करूंगी कि वो भी मैं आपको दिखा सकूं। तो जो दूल्हादेव टेम्पल है, दूल्हादेव टेम्पल को दूल्हादेव टेम्पल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे शिव की बारात दिखाई गई है। तो जो शिव है, शिव का जो दूल्हे का स्वरूप है वो वहां पर दिखाया गया, इसको इसीलिए दूल्हादेव टेम्पल को दूल्हादेव टेम्पल बोला जाता है, जो कि शिव को डेडिकेटेड है। वहां के गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। खैर अब ये आगे बहुत चले गए हम, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस बात को प्रूव करना चाहती हूँ कि बहुत सारे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अप्सराज आपको देखने को मिलेंगी एकदम श्रृंगार रस में लिपटी हुई। हम देखते हैं जो अप्सरा है वहां पे आपको मुग्धा देखने को मिलेंगी, उसके बाद दर्पणा आपको देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमको पत्र लेखा देखने को मिलेंगी, तो जितनी भी अप्सराएं हैं या तो ये कोई श्रृंगार कर रही हैं, दर्पणा यानी जो दर्पण को देख रही है, मुग्धा यानी कि जो सिंदूर लगाते हुए नजर आएंगी। और उसके बाद अगर हम और बात करें, जैसे काजल जो है लगाते हुए नजर आएंगी। तो ये सारे बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत सारे हमको पैनल्स देखने को मिलते हैं, बाहर पुत्रक हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कवर नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत सारे अलग अलग हमको अवतार देखने को मिलते हैं देवी देवताओं के, बहुत ही अंदर। और बल्कि अगर हम क्वालिटी की भी थोड़ी सी बात करें, तो आपको यहाँ पे एंगुलर फीचर्स आपको देखने को नजर आएंगे। इस वाले जो स्कल्पचर्स हैं, बहुत ही शार्प फीचर आपको देखने को मिलेंगे, फेशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बात खास और ये भी है कि जो खजुराहो के जो टेम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी आपको स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी, आपको गति देखने को मिलेगी। जितने भी स्कल्पचर्स होंगे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नजर आएंगे। इवन अप्सरा की मैं बात करूँ तो अप्सरा भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दर्शाई गई है। पत्र लेखना यानी कि जो पत्र लिख रही है अप्सरा, उसका भी डिपिक्शन हमको बहुत खूबसूरत डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। गारंटी नहीं दे रही हूँ कि अगर फोटो मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस ग्रुप में ये फैक्ट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी स्कल्पचर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगी। तो बहुत ही साधारण हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर मिलते हैं जो एरोटिक स्कल्पचर्स है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमको खजुराहो में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये बहुत ही मैंने कोशिश की थी कि कंसाइज कर दूं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर और एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि यार जितना भी कवर कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आने वाले क्वेश्चंस में अगर खजुराहो के बारे में मिला ना, तो यही वाला एपिसोड आप देख लोगे ना, तो वो वाली चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाह रही थी कि जितने भी टेम्पल्स है ना, कई बार ये पूछ लेता है, या तो उनकी डेट पूछ लेता है कि बता दो कि लक्ष्मण टेम्पल किसने बनवाया और कौन सी सेंचुरी में बनाया है, और पत्थर पूछ लेता है इनका कि कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ना आपको एक लिस्ट दे दूंगी, मेन टेम्पल का मैं डाल दूंगी स्क्रीन पर कि कौन सा टेम्पल किस सेंचुरी में बना है। वैसे 10th और 11th सेंचुरी के आसपास ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, पर फिर भी हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 64 योगिनी टेम्पल भी है। 64 योगिनी टेम्पल बहुत ज्यादा अर्लीस्ट टेम्पल आपका हो गया, सबसे पहले उस वही वाला बना है इस ग्रुप में। और जब मैं गई थी वहां पे एंट्री तो थी नहीं, लेकिन हाँ जब मैं गई थी मैंने एकदम गलत तरीके से पूरा वो जितना भी वहां पर वो लगा हुआ है उनका गेटवेट सबको ऊपर से ऐसे कूद कर मैं चली गई थी। तो जो 64 योगिनी टेम्पल है वो यहाँ पर खास बात उसकी है कि 64 योगिनी टेम्पल, अगर आप बाकी सारे टेम्पल्स देखोगे तो उसका जो ग्राउंड प्लान होता है वो सर्कुलर शेप होती है उसकी, लेकिन यहाँ का जो 64 योगिनी टेम्पल है उसका जो ग्राउंड प्लान है वो आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत खास बात है। खैर ये फन फैक्ट था इसलिए मैं बता दिया ताकि तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट हो। पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी नए बिगनर है उनको पता चल गया। खैर तो मैं आपको है ना एक लिस्ट दे दूंगी यहाँ पर कि कौन सी सेंचुरी में कौन सा टेम्पल बना है और वो किस शासक के द्वारा या रूलर के द्वारा बनाया गया है, राइट।
तो ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया है। और अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो बाकी सारे ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन और देख लेते हैं। इन्होंने ऑप्शन बी में दे रखा था कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कर लिया था, आप उसको एक बार देख लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। खैर अभी जरूरत ही नहीं होगी अगर फर्स्ट आपने देख लिया होगा। उसके अलावा ताजमहल ये बोल रहे हैं, तो ताजमहल में तो यार हमको कोई स्कल्पचर ही देखने को नहीं मिलता है। ताजमहल ऑब्वियस सी बात है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंडर आ जाता है आपका ये वाला। और हाँ, कई बार मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहती हूँ कि ताजमहल से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है इन्होंने, तो ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार इसका आर्किटेक्ट पूछ लेता है। आर्किटेक्ट कौन है इसका, ये नेट जेआरएफ के पेपर में भी आया था। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका कई बार मीडियम पूछ लेते हैं कि जो ताजमहल है किस पत्थर से बना है। ऑब्वियस सी बात है मार्बल संगमरमर से बना है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मार्बल और सैंडस्टोन दोनों का इस्तेमाल होता है हुआ है, इसलिए चीज याद रखना। कभी अगर घुमा के पूछ लिया ना उसने तो ताकि आप उसका आंसर दे पाओ। लोकेशन पूछ लेता है, ऑब्वियस सी बात है आगरा में। रूलर पूछ लेता है, किसके द्वारा जो है कमीशन किया गया है। ऑब्वियस सी बात है शाहजहां के द्वारा कमीशन किया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो ताजमहल है यहाँ पर हमको पेटर ड्यूरा टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। मिनारेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो डोम है ये डबल डोम है, ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था नेट जेआरएफ में शायद 2000 जब मैंने दिया था 2019 में, तो ये क्वेश्चन आया था नेट जेआरएफ का कि शायद मुझे अभी स्पेसिफिकली याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि उन्होंने डबल डोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था। इसमें जामा मस्जिद वाज द राइट आंसर आई बिलीव, तो उसमें पूछा था। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं यार मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इनफैक्ट इंडियन आर्किटेक्चर में भी खैर मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो आर्किटेक्चर था यहाँ पर हम देखते हैं कि डबल डोम का पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 आपका ताजमहल में डबल डोम है, यानी कि 2 गुंबद आपको देखने को मिलेंगे। एक शैलो डोम बनाया जाता है, फिर उसके बाद इनका ये जो डोम देख रहे हो फिर इसका फॉर्मेशन किया जाता है, जो बाहर से देखने से बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। राइट, इसके भी टाइप्स होते हैं, नाम होते हैं अलग अलग। वो कभी पढ़ेंगे तो देखते हैं कि कब पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे। और उसके अलावा फिर आपका आ जाता है हुमायूं टोम। हुमायूं टोम में भी आपको 2 डबल डोम देखने को मिलेंगे। जामा मस्जिद में भी आपको 2 डोम देखने को मिलेंगे। मतलब कि छोटा जो एक शैलो डोम होगा उथला सा डोम बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर नया डोम वो फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी यार इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इनका ऑप्शन था विरूपाक्ष टेम्पल। 2-4 चीजें बस थोड़ी सी जान लेते हैं विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसका लोकेशन पूछ लेता है, सेंचुरी पूछ लेता है, रूलर पूछ लेता है, तो और कई बार शैली भी पूछ लेता है। तो हम देखते हैं जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये हम्पी कर्नाटक में जो है सिचुएटेड है। 14th सेंचुरी का बना हुआ है ये टेम्पल, शिव को डेडिकेटेड है। स्टाइल की मैं बात करूं 14th सेंचुरी खैर वही आपका विजयनगर एम्पायर आ गया। उस स्टाइल की मैं बात करूं कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसका स्टोन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से स्टोन यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। राइट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इनफैक्ट ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत आसान था, ज्यादातर डिटेल में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि किस जगह पर आपको एरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, खजुराहो, तो ए वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सोमनाथ होर ज्यादातर इसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस आर ए मूर्तिकरण और प्रिंट मेकिंग, बी फोटोग्राफी, सी कार्टून, डी फोटोग्राफी एंड और चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 25 इज सोमनाथ होर was mostly known for his A. sculpturing and printmaking, B. photography, C. cartoons, D. photography and painting। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगेन सोमनाथ होर अगेन जो कि बहुत ही रिनाउंड सेलिब्रेटेड प्रिंट मेकर है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर सोमनाथ होर के प्रिंट्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है नंबर 1 वो हम डिस्कस करेंगे। इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो 3 हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इनका स्टाइल है, जो थीम है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इनका जो भी इनको अवार्ड्स मिला है, रिकग्निशन है, ये छोटा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सोमनाथ होर हैं ही इज़
one of the most renowned printmaker, sculptor and painter of 20th century. Apart from that, हम देखते हैं कि जितने भी इनके sculptures हैं, prints हैं, sketches हैं, ये जितने भी इनके काम हैं, ये सारे जो हिस्टोरिकल क्राइसिस हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके आसपास जो है घूमते हुए नज़र आते हैं। और हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल ये उस टाइम जो उनके टाइम के थे, यानी कि जो उनके टाइम के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल क्राइसिस और इवेंट्स थे, उनका ये रिएक्शन है इनके काम, राइट। तो हम देखते हैं कि सोमनाथ होर का जो जन्म है वो 1921 में चटगांव बांग्लादेश में होता है और इनकी डेथ हमको 2006 में देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पे अगर इनके करियर के शुरुआती दौर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अखबार था जनयुद्ध, उसके लिए इलस्ट्रेशन, रेखाचित्र, पोस्टर वगैरह बनाते हुए नज़र आते हैं। शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ, आर्ट एजुकेशन जो है इसके बाद होगी, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनना आप। तो हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो अखबार है जनयुद्ध, उनके लिए इलस्ट्रेशंस और पोस्टर्स बनाते हुए नज़र आते हैं। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी इलस्ट्रेशन बनाए। चित्तर प्रसाद से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उस टाइम, तो उनके प्रभाव में देखते हैं हम ये काम करते हैं। उसके अलावा ये वहाँ पर जितना भी आपका काल वगैरह चल रहा है, वहाँ का ये विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो नंबर 1 आप ज़रा यहाँ पर देखते हुए चलिए कि किस तरह से जो एक आइडियोलॉजी है आर्टिस्ट की, उसका डेवलपमेंट होता है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हर चीज़ को। ये हम बोल सकते हैं कि हर चीज़ को ये देखते हुए चल रहे हैं, विटनेस करते हुए चल रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक नेता होता है, उनका नाम है PC जोशी, वो उनके काम को देख के प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यही वो ऐसे एक व्यक्ति होते हैं जो इनको, यानी कि सोमनाथ होर को, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से जोड़ते हैं। कहने का मतलब, इसके बाद जो सोमनाथ होर है, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये इंटाग्लियो, लिथोग्राफी, ये सारे मीडियम्स, ये जितने भी आपके मेथड्स हैं, इनको सीखते हैं, इनमें काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ये जैनुल आबदीन, अगेन जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, वो उनके प्रभाव में आते हैं। अब यहाँ पे जैनुल आबदीन जो हैं, अगेन जिनका जो मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो ये अर्ली 20th सेंचुरी के आप आर्टिस्ट मान लो। 1917 में इनका जन्म हुआ, 1976 में इनकी डेथ हो जाती है। जैनुल आबदीन की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके प्रभाव में रहते हैं, जो जैनुल आबदीन होते हैं वो अगेन जो अभी चीज़ें चल रही थी 1943 में जो अकाल पड़ा था बांग्लादेश में, उसके ऊपर ये काम करते हैं जैनुल आबदीन। वही भुखमरी, कुपोषण, स्टारवेशन और ये सब चीज़ें, दुख, त्रासदी जो है अपनी चीज़ों में बना रहे हैं। ये भी प्रिंट में काम कर रहे हैं आपके जैनुल आबदीन, ऑयल में भी काम कर रहे हैं। कंकालों के जो ढेर है, स्केलेटन लुकिंग लाइक जो फिगर्स हैं, वैसे एकदम कंकालों के ढेर बना रहे हैं अपने काम में। तो आप देखिए ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो आपकी सोमनाथ होर है, ये कृष्णा रेड्डी से भी शिक्षा लेते हैं। कृष्णा रेड्डी अगेन जिन्होंने विस्कोसिटी का आविष्कार किया। प्लीज़ नोट डाउन करते चलिए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के। जब भी प्रिंट मेकिंग का आता है तो टेक्निक का क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा रेड्डी के अंडर में भी आते हैं, काम करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो जैनुल आबदीन, जिनका मैंने आपको नाम लिया, जो पार्टीशन होता है 1947 में, तो जैनुल आबदीन को इंडिया छोड़ना पड़ता है, पूर्वी पाकिस्तान में जाके इनको शिफ्ट होना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। सिचुएशन क्या हो रही है, कम्युनल राइट्स चल रहे हैं उस वक्त, तो 1947 के दौरान। तो अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो गई हैं। 1943 आपका बंगाल का अकाल पड़ा है, 1947 पार्टीशन हो गया। उसके बाद भी आप देखिए 1947, यानी वही, मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखें तो हम देखते हैं बाहर भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1945 के अराउंड जो है वो ख़त्म हुआ है। 1939 से शुरू होकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते ही होंगे, 1945 तक ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद फिर इम्पैक्ट भी तो होता है ना, वॉर ख़त्म होने के बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1971 में आपका इंडो पाक वॉर आ जाता है, भारत और पाकिस्तान का जो है वॉर चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है अगर आपको इनके काम के बारे में जानना है, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इनके काम के जो नाम है वो याद रह जाएंगे, मीडियम आराम से आप कर लोगे, लोकेशन आपको ऐसे डिस्कस करते करते ही याद हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी वॉर होता है तो वॉर में क्या होता है, लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, दे लूज़ देयर लाइफ। उसके बाद अगर बचते भी हैं तो फिर हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, दे लूज़ देयर होम, लाइवलीहुड, बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है गवा देते हैं। और अगर कोई बच भी गया चलो ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल पेन है, मेंटल सफरिंग है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो सारी चीज़ें जो एक इम्पैक्ट है फिजिकल और मेंटल, जो इलनेस है, जो पेन है, वो जो सफरिंग है, वो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में रह जाती है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वॉर का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मेंटल डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, जो हॉरिफाइड फॉर्म्स होती है ना हर जगह, वो सब हमको एक त्रासदी वो हमको देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि ये जो आपके सोमनाथ हो रहे हैं, ये सब कुछ विटनेस कर रहे हैं, ये कम्युनल राइट्स देख रहे हैं, कम्युनल वायलेंस ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो इनके काम है ये इन्हीं से प्रभावित होते हैं। और 1943 में जो शुरुआत जहाँ से मैंने आपको की थी, बंगाल के अकाल पे काम करते हुए नज़र आते हैं, पार्टीशन के ऊपर हमको इनके काम देखे जाते हैं। उसके बाद फिर इंडो पाक जो वॉर होता है उसके ऊपर ये काम करते हैं। अच्छा, इनका एक काम आता है इस बीच द चिल्ड्रन करके, आप स्लाइड में देख सकते हैं, एचिंग में है इनका काम। कलेक्शन की मैं बात करूँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा ये काम। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रन बनाए हैं, स्पेशली मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। यहाँ पे 3 बच्चों का इन्होंने डिपिक्शन करा है, 3 स्टैंडिंग फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। उसमें देखते हैं कि किस तरह से उनको बनाते हैं। भूखमरी, कुपोषण, शोषण का शिकार बच्चे जो है इन्होंने दिखाया है, गरीब फैमिली को डिपिक्ट किया है, स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरे आप देखिए, चेहरे कितने विकृत चेहरे हैं। उसके बाद कितने कमज़ोर शरीर यहाँ पे दर्शाया गया है। रिब्स इनकी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे पसलियाँ जैसे कि बाहर निकल रही हैं, शरीर में से झाँक रही हूँ। कितनी जो बेदर्दी है उस वक्त, वो इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ह्यूमन सफरिंग को किस तरह से दिखा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे भी जाके ये काम करते हैं। 1970 में हमको इनका काम देखने को मिलता है। वूंड्स मतलब कि घाव, पूरी सीरीज़ बनाते हैं इसके ऊपर भी, जो अगेन वॉर पर बेस्ड होती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वूंड्स है, इनकी जो टेक्निक है ये पेपर पल्प टेक्निक है, फिर पल्प प्रिंट टेक्निक हम जिनको बोलते हैं, इसका ये इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। और कई बार पेपर में आया भी जाता है, पूछा जाता है कि जो पल्प प्रिंट टेक्निक है ये किसके द्वारा, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो वो सोमनाथ होर है। तो जब अब हम इनके काम की बात करें, हम स्पेशली वूंड्स की बात करें इनके काम में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगेन इन्होंने ह्यूमन सफरिंग, जो मिसरी है, जो स्ट्राइव है, वो सब चीज़ें, जो बेबसी है, जो लाचारी है, वो सब इन्होंने दिखाई है अपने इस काम में। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो इन्हीं के शब्दों में हम बोलेंगे, इन्होंने एक बार बोला था कि वूंड्स इज़ वॉट आई सॉ एवरीवेयर अराउंड मी, यानी कि जब भी मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे सिर्फ घाव ही घाव नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं कि एक जो फीलिंग ऑफ एंगर है, फीलिंग ऑफ पेन है ना, एट दैट टाइम जो कंट्री थी वो काफ़ी क्योस में थी, पीपल वर पैनिक, है ना। हम देखते हैं हर जगह टेरर था, एकदम स्टारवेशन है, मतलब हर जगह कुपोषण हमको देखने को मिलता है, गरीबी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जो स्केलेटन लुकिंग फिगर्स है, जो ह्यूमन कंडीशन है, वो इन्होंने अपने इस काम में दर्शाई है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, अगर मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे बात करूँ तो ये कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली, उसके अलावा शांति, और उसके अलावा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहते हैं, वहाँ पर भी ये अपना अध्यापन का कार्य करते हैं। शांति निकेतन भी ये जाते हैं। अच्छा, ये जो वूंड्स की जो मैं बात कर रही थी, यहाँ पे वूंड्स जो है इन्होंने शांति निकेतन में जाकर ही बनाया था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि शांति निकेतन जाकर ये, उसके बाद वियतनाम वॉर भी होता है। अच्छा, वियतनाम वॉर भी साथ साथ चल रहा है, तो वियतनाम वॉर को भी, वियतनाम वॉर के जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्कल्पचर भी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है कि अराउंड 1970 के लगभग 1970 के अराउंड जो आपके सोमनाथ होर हैं, इनका इंटरेस्ट स्कल्पचर में भी आता है। तो ये ब्रॉन्ज में अब तक का, अपने करियर का अब तक का सबसे बड़ा ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बनाते हैं। स्कल्पचर का नाम है मदर एंड चाइल्ड।
उसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सफरिंग है अगेन इन्होंने दिखाई है, डिस्टॉर्टेड फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि जब ये काम कर रहे थे और जब ये इनका काम पूरा हो गया था उसी वक्त फिर ये चोरी भी हो गया था कला भवन से ही। खैर उसके बाद फिर हम देखते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी वॉर्स हैं इनके जो इम्पैक्ट हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस हैं उनको लेकर ये काम करते हैं अलग अलग मीडियम्स में। इम्पॉर्टेंट काम है द चिल्ड्रन। नंबर 2 वूंड्स का आपको पूरा श्रृंखला देखने को मिल जाएगा। पल्प प्रिंट टेक्निक में इन्होंने काम किया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। नंबर 3 आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी इनको देखने को मिलता है, खैर वो चोरी हो गया था। उसके अलावा आप सिर्फ उनके जो अभी मैं नाम ले रही हूँ बस आप वो सुनते चलिए ताकि आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये 1977 में एक लिथोग्राफी बनाते हैं जिनका नाम है हंगर यानी भूख। उसके बाद 1985 में एक स्कल्पचर बनाते हैं जिसका नाम है चीख। उसके बाद एक लिनोकट भी बनाते हैं जिसका नाम है स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ। उसके बाद एक रिफ्यूजी बनाते हैं। उसके बाद अनक्लैड बैगर फैमिली भी बनाते हैं। ये तो छोटे छोटे एकदम एक वन लाइन में मैं बोलूँ, एक लाइन में बोलूँ तो ज़िंदगी के ज़ख्मों के कलाकार हैं सोमनाथ होर। और इनके जितने भी काम हैं वो इंडिया में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा ही हम देखते हैं कि लंदन और यूएसए में भी इनकी जो एग्जीबिशंस हैं वो लगती हैं। उसके अलावा मैं कलेक्शन की बात करूँ तो कलेक्शन में देखते हैं हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में इनके काम देखे जा सकते हैं। दिल्ली आर्ट गैलरी अगेन जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद ललित कला अकेडमी जो न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इनके काम देखने को मिलते हैं। अवार्ड्स की मैं बात करूँ, उन्होंने एक काम बनाया था बर्थ ऑफ अ वाइट रोज़ जो कि कलर एचिंग में इन्होंने किया था। उसके लिए इनको 1962 में नेशनल अवार्ड मिलता है। 2004 में हम देखते हैं ललित कला रत्न अवार्ड इनको मिलता है ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली की तरफ से। उसके बाद 2007 में पद्म भूषण मिलता है। तो ये था छोटा सा सोमनाथ होर के बारे में। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कुछ छूट गया हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सोमनाथ होर ज़्यादातर इसके लिए जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, मूर्तिकरण और प्रिंट मेकिंग। तो चलिए ये थी हमारी DSSB की 3rd एपिसोड की सीरीज। उम्मीद है आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट हो ना आपको, अगर इन क्वेश्चन से कुछ समझना है, फिर जो मैंने बोला मैं शायद अगर अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, प्लीज आप बताना। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, फील फ्री टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर। बी रिमेंबर कि ठीक है हमको ये समझ नहीं आया या फिर आपने बताया हम नहीं समझ पाए, प्लीज आप बताना सो दैट हम और इम्प्रूव कर सकेंगे और साधारण बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे चीजों को। और ठीक है यार, जितना भी हमको आता होगा, जितना भी मेरे को पता होगा, जो भी मेरी छोटी मोटी जो भी नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका मैं आंसर दे पाऊँ। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक कम्युनिकेशन कुछ बिल्ड होगा ना या एक कम्युनिकेशन बनेगा तो चीजें और भी ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, उतनी ज्यादा हमारी हायर पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम को क्रैक करने की। क्योंकि टॉपिक जो है ना मेजर वो भी कवर कर रहे हैं, सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, तो आसान है। तो चलिए कोशिश हमारी पूरी थी कि आपको समझ आया होगा। और ठीक है, अभी ये वाला एपिसोड हम एंड करते हैं यहाँ पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।